आशी और राधिका दोनों बिरला परिवार की बहुएं होती हैं। आशी रूप रंग और चाल चलन से बहुत खूबसूरत होती है। आशी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड होता है। वही उसकी जेठानी राधिका इतनी सुंदर नहीं होती। तुम कितनी सुंदर हो आशी। तुम्हारे बाल भी काफी शाइनी और स्मूथ है। कितना मेंटेन कर रखा है तुमने अपने आप को। हाँ जीजी, अब क्या करूं, मैं हूं ही इतनी सुंदर। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, आप अपने आप को मेंटेन क्यों नहीं रखती? आपके बाल, शक्ल और कपड़े, हर एक चीज एकदम बाबा आदम के जमाने की लगती है आपकी। अब क्या करूँ आशी। शादी के बाद शुरू शुरू में मैं भी सजती संवरती थी, लेकिन अब कहाँ सजना संवरना। सुबह जल्दी उठने से रात को सोने तक मशीन की तरह बस काम काम और काम ही करती हूँ। वेल, चलिए, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। माँ जी ने मुझे वो खिचड़ी बनाने के लिए कहा था। आप प्लीज़ उसे बना देना। ओके? ठीक है आशी, मैं कर लूँगी। एक दिन आशी जल्दी जल्दी में बाहर से घर में घुस जाती है। तभी उसका पैर फर्श पर रखी हुई पानी की बाल्टी से टकरा जाता है और वह धड़ाम करके गिर जाती है। लेकिन उतने में वो अपने सर पर हाथ रख देती है और वो भागते हुए अपने रूम की ओर जाती है। अरे बहू, बहू रुक जा, तो ठीक तो है ना? अरे लेकिन माँ जी, ये आशी इतनी तेजी से क्यों भाग रही थी? क्या पता। एक रोज घर के सभी लोग एक शादी में जाने वाले होते हैं। तभी राधिका आशी के पास दो साड़ियाँ लेकर आती है। आशी, आज हमें शादी में जाना है ना, इसीलिए मुझे प्लीज बताओ ना कि मैं इन दोनों में से कौन सी साड़ी पहनूं। मुझ पर कौन सी साड़ी जचेगी, ये वाली या ये वाली? जी जी, आप चाहे कौन सी भी साड़ी पहनो, दिखोगे तो बहन जी टाइप ही। ये दोनों साड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं है। व्यक्ति जब सुंदर होता है तो वो चाहे कुछ भी पहने अच्छा ही दिखता है, लेकिन जब व्यक्ति ही सुंदर ना हो तो वो दिखेगा तो लंगूर ही ना। राधिका को आशी की इन बातों का बहुत दुख होता है। वो उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। एक दिन घर में सास की सहेलियां आती है। अरे वाह सुधा, तेरी छोटी बहू तो एकदम खूबसूरत है। हाँ सुधा, तेरी ये छोटी बहू तो बड़ी बहू से भी सुंदर है। ऐसी कोई बात नहीं है बहन, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। लेकिन माँ जी, आंटी ने सही तो कहा। जीजी इतनी भी सुंदर कहाँ है, उनका रंग भी कितना सांवला है। मैं तो एकदम मलाई जैसी गोरी हूँ। मेरे नाक, मेरे बाल, मेरे नैन नक्श सब एकदम टिप टॉप है। जीजी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं जो है वही बता रही हूँ। आशी की बातें सुनकर उसकी सहेलियां हंसने लगती हैं, लेकिन उसकी सास को ये बात बिल्कुल भी नहीं जचती। ऐसे ही एक रोज राधिका अपने मायके से आशी के लिए एक प्यारा सा ड्रेस लाती है। ये क्या है? ये ड्रेस पहनकर तो मैं आपकी तरह एकदम जोकर लगूंगी जीजी। ये ड्रेस तो आप जैसी सावली लड़की पर जचेगी, मुझ जैसी गोरी लड़की पर नहीं। आप ही रखिए इसे। लेकिन आशी बहू, ये क्या बात हुई? राधिका बहू ने तेरे लिए ये तोहफा कितने प्यार से लाया है। माँ जी, रहने दीजिए ना। आशी को अगर मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। जी जी, आपका फैशन आईक्यू एकदम जीरो है। अपने आप में सुधार लाइए, वरना यूं ही बोरिंग रहोगी जिंदगी भर। फिर आशी एक सुंदर सा ड्रेस पहनकर ढेरों सेल्फीज लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करती है। अब देखना, कुछ ही मिनटों में मुझे हजारों लाइक्स मिल जाएंगे। आखिर में चीज ही ऐसी हो। आशी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड होता है और बदलते वक्त के साथ वो बढ़ने ही लगता है।
एक सुबह जब सुधा आशी के कमरे में जाती है, तभी आशी बाथरूम में नहा रही होती है। अरे आशी बहू, जल्दी करो, मुझे तुमसे काम है। माँ जी, मुझे और 10 मिनट लगेंगे, आप जाइए, मैं ठीक 10 मिनट बाद हॉल में आ जाऊंगी। ठीक है बहू। अरे ये क्या, तेरी अलमारी का दरवाजा तो खुला ही है, मैं उसे बंद कर देती हूँ। नहीं माँ जी, आप मेरी अलमारी को बिल्कुल नहीं छुएगी, आपको विहान की कसम। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते आपकी और ससुर जी की सालगिरह है ना, इसीलिए मैंने आप दोनों के लिए कुछ लाया है। मैं आपको वो सरप्राइज देना चाहती हूँ। अगर आपने देख लिया तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। ओफो, तू भी ना बहू। अच्छा ठीक है, नहीं छूती मैं तेरी अलमारी को। खुश? थैंक यू माँ जी, बाय, मैं आ रही हूँ। ओके। एक दिन जब पूरा परिवार बाहर पिकनिक मनाने जाता है, तभी कितनी धूल मिट्टी है यार यहाँ पर। आशी, तुम भी अपने बालों को बांध लो, वरना खराब हो जाएंगे। नहीं जीजी, मेरे बालों को कुछ नहीं होगा। और रही बात आपके बालों की, तो आप इन्हें बांधो या ना बांधो, ये वैसे भी किसी झाड़ू के भूसे से कम नहीं लगते। आशी राधिका का मजाक उड़ाती है कि तभी अचानक से तेजी से हवा आती है और उस तेज तूफानी हवा के बहाव के कारण आशी के सर पर लगा हुआ हेयर विग उड़ जाता है और सभी लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। ये क्या? हे भगवान, ये सब क्या है बहू? क्या हुआ माँ जी? विहान, आप लोगों के होश क्यों उड़ गए हैं? क्योंकि तुम्हारे बाल उड़ गए हैं आशी। क्या? आशी अपने गंजे सिर पर हाथ लगाकर देखती है और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो रोने लगती है। बहू, तू गंजी है, तूने ये राज हम सबसे छुपाकर क्यों रखा? माँ जी, अब आपको पता चल ही गया है कि मैं गंजी हूँ। अब आप मुझसे पहले जैसे प्यार नहीं करोगी ना? विहान, तुम भी मुझे छोड़ दोगे ना अब? जी, भाई साहब, ससुर जी, आप लोग भी मुझसे नफरत करेंगे ना अभी? लेकिन आशी, तुमने ये बात हम सबसे क्यों छुपाई? तुम्हें क्या करती विहान? कॉलेज टाइम में मुझे एलोप्सिया नाम की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण मेरे बाल हमेशा हमेशा के लिए चले गए और अब वो कभी लौट कर नहीं आ सकते। और गंजे सर के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। सब मेरा मजाक उड़ाते थे, इसीलिए एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मुझे हेयर विग लगाना पड़ा। लेकिन बहू, ये सब करके तुम्हें क्या मिला? हर वक्त तुम्हें इसी बात की चिंता सताती होगी कि कहीं मेरा विग ना गिर जाए। ऐसा जीवन जीने से अच्छा तो यही होता कि तुम गर्व से अपने गंजे सर के साथ जीती। आशी, सुंदरता तो हमारे अंदर से परखी जाती है, हमारे संस्कारों से, हमारे कर्मों से। माफ कर दीजिए जीजी, मैंने आपको ताने दे देकर आपका भी कितना दिल दुखाया है। अगर आप चाहती तो इस वक्त मेरा मजाक उड़ा सकती थी, लेकिन नहीं, आप वैसी हो ही नहीं। उस दिन मेरा फर्श पर गिरने के बाद सर पर हाथ लगाना और माँ जी को अलमारी छूने ना देना, ताकि वो अलमारी में रखी मेरी विग को ना देख ले, इन सब बातों की वजह यही थी। आशी बहू, तुम्हें अपने गंजे सर के कारण शर्मिंदा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, लेकिन वो लोग तुम्हारे सब कुछ नहीं है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पति, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो तुम क्यों घबरा रही हो बेटा? तुम जैसी हो वैसे ही बहुत सुंदर हो। हाँ आशी, तुम्हें सुंदर दिखने के लिए किसी हेयर विग की ज़रूरत नहीं है। तुम जो भी हो, कमाल की हो। थैंक यू सो मच।
आप सबने मुझे धुतकारने की जगह मेरा स्वीकार किया, मुझे कितना समझ के लिया। अपने परिवार के साथ के कारण आशी को हिम्मत मिलती है और वो हेयर विग फेंक कर अपने गंजे सिर के साथ गर्व से जीने लगती है। हेमलता और उमाकांत की बहू राधिका एक विधवा होती है। उसके पति की मौत को 1 साल हो चुका था। राधिका को एक 8 साल का बेटा भी होता है जिसका नाम टोशू होता है। राधिका के सास ससुर ललित की मौत का दोष हमेशा राधिका को ही देते थे और इसी वजह से वो उस पर हमेशा अत्याचार करते रहते। ओ अप्सरा, कहाँ चली? रंजना की शादी में जाने के लिए तुम्हें अनुमति किसने दे दी? क्यों माँ जी, मैंने क्या गुनाह किया है? मैं क्यों नहीं आ सकती रंजना की शादी में? वो तो मेरी सहेली है और उसने हम सबको न्योता दिया है। रोज रोज 1000 बार यही याद दिलाना पड़ता है तुम्हें। अरे तुम क्यों नहीं समझती कि तुम एक विधवा हो और एक विधवा औरत अशुभ होती है। वो किसी भी शुभ काम में अपनी मनहूस शक्ल लेकर नहीं जा सकती। चल जा अभी, जल्दी से टोशू को तैयार कर दे, वरना मैं तेरे गाल को ऐसे लाल, पीला और नीला करूंगी ना कि तू खुद ही अपनी शक्ल पहचान नहीं पाएगी। बेचारी राधिका अपनी सास की बातों को सुनकर चुप हो जाती है और वो उन्हें कुछ नहीं बोलती। राधिका के बेटे तोशू को पढ़ाने के लिए रोजाना होम ट्यूटर विक्रांत आता है। विक्रांत एक बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी होता है और हेमलता और उमाकांत भी विक्रांत को बहुत पसंद करते हैं। चलो टोशू बेटा, जल्दी से ये स्कूल होमवर्क फिनिश कर लो, फिर हम दोनों रीडिंग करेंगे। आज हम वो एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे। ओके सर। विक्रांत बेटा, तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। हमारे पोते को कितनी अच्छी तरह से समझा कर पढ़ाते हो। हाँ हेमलता, तुमने बिल्कुल सही कहा। विक्रांत सच में एक समझदार लड़का है। थैंक यू काका जी। एक दिन जब राधिका बाजार से घर लौटती है तभी सास उसके कपड़े देखकर चौंक जाती है। क्या रे बहू, तूने जाते वक्त सफेद कुर्ता और ग्रे लेगिंग पहनी थी ना, और अब आते वक्त ये लाल लेगिंग पहन ली तूने। तुझे मैंने 100 बार कहा है कि एक विधवा के जीवन में सफेद रंग के अलावा कोई और रंग नहीं होना चाहिए। तो तेरी खोपड़ी में ये बात फिट कैसे नहीं होती है? माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं पहना है ये। जब मैं बाजार गई थी तब मेरी लेगिंग पर कीचड़ उड़ गया और वो बहुत खराब लग रहा था, इसीलिए मैंने दुकान में से नई लेगिंग खरीद ली। उसके पास सफ़ेद या ग्रे कलर की लेगिंग नहीं थी, इसीलिए मैंने ये लाल लेगिंग खरीद ली। माफ़ी चाहती हूँ माँ जी। हेमलता, तुम भी किसे समझा रही हो? इसे समझाना मतलब गधे के सामने गीता पढ़ने जैसा है। बहू, ये आज आखिरी बार है जो मैं तुझे बख्श रही हूँ। इसके बाद अगर तूने विधवा होने के नियम कानून तोड़े और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तो देखना, तेरी खैर नहीं। फिर एक दिन अचानक से उमाकांत की तबीयत खराब हो जाती है। तभी विक्रांत उसके लिए दवाई लाता है और तो और वो उसके हाथ पांव भी दबाता है। अब आपको ठीक लग रहा है क्या काका जी? हाँ विक्रांत बेटा, अब मैं ठीक हूँ। धन्यवाद बेटा। मेरे ललित के बाद मुझे तुम में ही मेरा ललित दिखाई देता है। सच में बेटा, तुम एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो। ऐसे ही एक दिन जब हेमलता रात में पानी पीने उठती है तभी उसे छत पर किसी के हंसने की आवाज़ आती है। हे भगवान, ये क्या? ये आवाज़ तो राधिका बहू की लग रही है, लेकिन वो इतनी रात गए छत पर क्या कर रही होगी? फिर हेमलता छत पर जाती है। तभी वो राधिका को किसी से फोन पर बात करते हुए देख लेती है। अरे बाबा, ये क्या? ये तो यहाँ फोन पे बात करते हुए गुलछर्रे उड़ा रही है।
हो ना हो, पक्का इसका किसी के साथ लफड़ा चल रहा है। फिर हेमलता राधिका के फोन को उसके हाथ से छीन लेती है। माँ जी, मैं तो मेरी गांव की सहेली कीर्ति से बात कर रही थी फोन पर। आप भी ना खामखा शक करती रहती हो। ठीक है, ज़्यादा इतराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिन ब दिन जब जब राधिका घर के बाहर जाती है उसे वापस आने में देर होती है, जिससे उसके सास ससुर को और ज़्यादा शक होने लगता है। पापा जी, ये देखिए, रामलाल चौक से मैंने खास आपके लिए ये छोले कुलचे लाए हैं। अरे तेरे छोले कुलचों के नाना के मामा की मौसी के भांजे की टांग, कल मुही करम जली, लुच्ची लोमड़ी, तुझे क्या लगा कि हमें कुछ समझ नहीं आता? तुझे रोजाना बाहर से आने में देर हो रही है। कहाँ मटर गश्ती करने जाती रहती है तू? नहीं माँ जी, मैं तो रोजाना सुबह सवेरे मंदिर, फिर दोपहर में टोशू को स्कूल छोड़ने और शाम को बाजार में सब्जी लाने जाती हूँ। कल से तो मैं घड़ी की तरफ ही नजर अड़ाए बैठूंगी और देखूंगी कि तू कितने बजे आती है। फिर एक दिन अचानक से हेमलता को उसकी सहेली का कॉल आता है। हाँ छगुनिया, बोल, कौन से प्रलय का संकेत देने के लिए फोन किया है तूने? क्योंकि तू जब भी कॉल करती है तब कुछ ना कुछ बुरी खबर ही देती है। वो कब? अरे हेमलता, मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे देख तुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा बहन। जल्दी से हनुमान मंदिर के पीछे वाली पराक में आ और देख तेरी विधवा बहू रानी क्या गुलछर्रे उड़ा रही है। क्या? फिर हेमलता और उमाकांत उस पार्क में चले जाते हैं। तब वो वहां पर राधिका और विक्रांत को साथ में देख लेती है। उन दोनों को रोमांटिक डेट करते हुए देख राधिका के सास ससुर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छल! तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विक्रांत बेटा, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है। और तू कलमुई, तुझे शर्म नहीं आई क्या? एक विधवा होकर तू एक अफेयर कर रही है। छी! अफेयर नहीं माँ जी, मैं और विक्रांत जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ काका जी, हाँ काकी जी, और हम दोनों कुछ गलत नहीं कर रहे। हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं राधिका को टोशू के साथ अपनाना चाहता हूँ। क्यों एक विधवा को फिर से जीवन जीने का कोई हक नहीं है? क्यों आप लोग राधिका को रंग बिरंगी कपड़े पहनने नहीं देते? एक विधवा को प्यार करने का, एक नए सिरे से जीवन शुरू करने का क्यों हक नहीं है? इसका पति गुजर गया, इसमें इसकी क्या गलती है? माँ जी, ललित के जाने के बाद मेरी जिंदगी वही खत्म नहीं होती। मुझे भी जीने का पूरा अधिकार है। मेरे भी कुछ सपने हैं और आप दोनों तो मुझे अपना बेटा मानते हो ना, तो फिर आप दोनों मुझे गलत कैसे समझ सकते हैं? क्या मैं इतना बुरा हूँ? माँ जी, आपके भाई ने भी, यानी घनश्याम मामा जी ने भी मामी जी के जाने के बाद दूसरी शादी की ना, बच्चे किए, तब आपने खुशी खुशी उनका साथ दिया। सच तो ये है कि इस समाज को समझना होगा कि जीवन साथी के जाने के बाद जीवन खत्म नहीं होता है। सबको अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है। विक्रांत और राधिका की बातें सुनने के बाद उमाकांत और हेमलता की आंखें खुल जाती हैं। काका जी, अगर मैं सच कहूँ तो आप दोनों भी हम दोनों के रिश्ते से बहुत खुश हैं, लेकिन समाज के खौफ के कारण आप हमें अपना नहीं पा रहे। ललित भी ये कभी नहीं चाहेगा कि राधिका अकेली रहे। हाँ विक्रांत बेटा, राधिका बहू, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे माफ़ कर दो। मैं राधिका को एक बहू की नज़र से देख रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि किन दुखों और मुश्किलों से जूझ रही होगी इस बेचारी की आत्मा। हम सभी विधवाओं को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं, लेकिन कभी कोई उनके मन को समझ नहीं पाता।
हमें माफ कर दो बच्चों। फिर उमाकांत और हेमलता उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं और विक्रांत और राधिका की शादी करा देते हैं। शादी के बाद राधिका, विक्रांत और टोशू एक सुखी और खुशहाल जीवन जीते हैं।